एक तरफ जहां दिल्ली में बैठी इस देश की सत्ता, वहीं दूसरी तरफ देश के कोने कोने में फैले या देश का पेट भरने वाले किसान। ऐसा क्या हुआ था कि 2020 में, इस नवंबर के 2020 में लगभग 1 साल 3 महीने तक इस देश के किसान दिल्ली की सीमा पर अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। और अब ऐसा क्या हो गया है कि 3 साल के बाद दोबारा वही किसान दिल्ली को जाने के लिए आतुर हैं या संघर्ष कर रहे हैं। आखिर में वर्तमान समय में किसानों का मुद्दा क्या है, उस समय किसानों का मुद्दा क्या था, और इसी के साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है, और एमएसपी का ये पूरा मुद्दा और संघर्ष क्या है, और इससे सत्ता और किसानों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके इस पूरे प्रोग्राम में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और आखिर में जानने की कोशिश करेंगे इतने लोगों की परेशानियों का सबक बना, जिसमें सत्ता और किसान एक दूसरे के आमने सामने हैं। आखिर में ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2020 में किसान अपने 3 मांगों को लेकर धरना पर बैठे थे। इससे पहले जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में एकत्रित हुए थे, उस समय उनकी जो विशेष मांगे थी, कृषक सशक्तिकरण संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। ये कानून किसानों को निजी कंपनियों के साथ लिखित अनुबंध करने और उनके लिए उत्पादन करने का एक कानूनी ढांचा देता था। इससे कृषि व्यवसाय फर्म्स, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं से जुड़ने वाले किसानों की सुरक्षा और उनके अधिकारों का प्रावधान था। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, ये कानून निजी निवेशकों को अत्यधिक रेगुलेटरी एक्शन से बचाने के लिए लाया गया था। अगर आप इस कानून के पूरे बारीकी में जाएं तो सरकार ने यह कानून इसलिए लागू किया था, वह कृषि क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहती थी। इस पूरे कानून के पीछे जो सरकार की मंशा थी कि इस देश में जो किसान और कृषि हमेशा से ही पिछड़ा और घाटे का सौदा माना जाता था, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जाए। यह कानून इस तरीके से बनाया गया था जिससे कि प्राइवेट प्लेयर्स या पूंजीवादी लोग या कृषि क्षेत्र में बिजनेस करने वाले लोग के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। वह पैसा इस क्षेत्र में डालें, वह बाहर से तकनीकी लेकर आएं, हमारे किसानों को वो तैयार करें और इस देश को एक कृषि हब बनाया जाए। सीधे तौर पर ये पूरी जिम्मेदारी सरकार अपने सर पर लेना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि वह सिर्फ कानून बनाए, बाकी का काम प्राइवेट प्लेयर्स करें। लेकिन इस कानून के बारे में किसानों की अपनी जो राय थी कि जो इस देश की सरकार है वो किसानों से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। वो इस देश के कुछ पूंजीपतियों के हाथों में ये पूरा सिस्टम सौंप देना चाहती है। जो सत्ता है वो पूंजीपतियों के हाथ बिक चुकी है और शायद उनका संघर्ष इतना ज्यादा रहा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के सामने आकर माफी मांगनी पड़ी और उन तीनों कृषि कानूनों को उन्होंने रद्द कर दिया, जो इस देश के कृषि उत्पादन को लेकर जिस कानून के बारे में यह कहा जाता था कि यह कानून इस देश के कृषि उत्पादन और कृषि से जुड़े हुए किसानों की तकदीर को बदल देगा। लेकिन जब यह कानून खत्म किया गया तो खत्म करने के साथ जो दूसरी लिस्ट थी किसानों की वो यह थी कि प्रोटेस्ट के दौरान अगर राज्य या केंद्रों की एजेंसी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है
तो आंदोलन संबंधित सभी मामले वापस लिए जाएं। आंदोलन के दौरान मरने वाले सभी किसानों के परिवारों को मुआवजा दें। पराली जलाने के मामले में किसानों पर कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को इस समिति में जोड़ा जाए। देश में एमएसपी और इसकी खरीद पर चल रही नीति यथावत जारी रहे। तो इन मांगों के साथ जो किसान आंदोलन है वो उस समय खत्म हो गया था, लेकिन फरवरी 2024 उस पूरे आंदोलन के लगभग 3 साल के बाद वही मोदी सरकार, वही दिल्ली की सत्ता और वही किसान दोबारा एक दूसरे के आमने सामने हैं। इससे पहले कि हम इस पूरे मामले की डिटेल में जाएं, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर में अब किसानों की मांगे क्या हैं। तो अगर मैं इस मामले में बात करूं तो अभी जो किसान की मामला है कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बनाए। दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। अक्टूबर 2021 में घटी इस घटना के 8 लोगों की जान चली गई थी। बिजली की बराबर पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। और सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता। किसानों की जो अगली मांग है इस पूरे आंदोलन को लेकर, किसान मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रम लागू किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बहाल किया जाए, जिसमें किसानों ने लिखित सहमति की जरूरत होती है और सर्कल रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाए। किसान और 58 साल से अधिक आयु के खेतिहर मजदूरों के लिए प्रति माह पेंशन देने की योजना लागू किया जाए। और इसी के साथ साथ कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बढ़ाया जाए। दिहाड़ी 700 रुपये की जाए और सालाना 200 दिन का रोजगार मिले। अगर आप किसानों की मांगों को बारीकी से समझने की कोशिश करें तो किसान यह चाहते हैं कि जो पैदावार किसान उगा रहे हैं उन सभी पर मिनिमम गारंटी का एक कानून अधिनियम बने और किसान जो भी उत्पादन करे उसको उस प्राइस पर सरकार खरीद ले। यहाँ पर यह बताने की ज़रूरत है कि एमएसपी जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पे ये लागू जो सलाह दी गई थी उस पे ये था कि किसान जो भी उत्पादन करता है और जितनी लागत उसकी लगती है उसका 1.5 गुना प्राइस किसान को दिया जाए। यानी अगर किसी फसल को उत्पादन करने में किसान का 100 रुपये खर्च हुआ है तो उसको 150 रुपये की गारंटी जो है कि वो दी जाए। तो यहाँ पर एमएसपी की जो पूरी लड़ाई थी वो ये है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे आंदोलन में कि यहाँ पर किसानों ने सिर्फ अनाज को लेकर ही अपने जो है कि सुझाव या अपनी मांग को नहीं रखा है। उन्होंने मनरेगा, जिसमें गांव के बहुत सारे भूमिहीन वर्ग इस पूरे मनरेगा के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाता है, तो इसमें किसानों की यह मांग है कि मनरेगा जो पहले 100 दिन के काम की गारंटी देता था उसको 200 दिन किया जाए और जो वहाँ का जो मनरेगा के मजदूरों की जो सैलरी है यानी उनका जो दैनिक जो मजदूरी है वो 200 के करीब है। मुझे इसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में उसको 700 रुपये पर डे के हिसाब से किया जाए। इसके माध्यम से
किसानों ने अपने इस आंदोलन के माध्यम से उन मजदूरों को भी जोड़ने की कोशिश की है। और सवाल यहीं पर नहीं, इसके साथ जो महत्वपूर्ण मांग ये है कि 58 साल से ऊपर के किसानों को मासिक पेंशन दी जाए और इसके साथ साथ किसानों के कर्जों को माफ किया जाए और मजदूरों के कर्जों को भी माफ किया जाए। यहाँ पे किसानों का आरोप यह हमेशा से लगता रहा है कि इस देश की सत्ता, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो राज्य सरकार में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, वो हमेशा से ही पूंजीपतियों के कर्जे को माफ करती है, लेकिन जब सवाल किसानों के कर्जों को आता है तो उनका फंड खत्म हो जाता है। तो ये सारी मांगों को लेकर किसान इस देश की सत्ता के सामने हैं। अब समझना यह है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट, आपने इस पूरे आंदोलन के माध्यम से बार बार स्वामीनाथन रिपोर्ट का नाम सुन रहे होंगे। आपको मैं बता दूं कि 18 नवंबर 2004 को कृषि विज्ञानी और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी को देश में किसानों की हालत सुधारने के रास्ते खोजने थे। अक्टूबर 2006 में कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी, जिसे अभी तक किसान प्रदर्शनों में लागू करने की बात की जाती है। कमेटी की सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि सरकार किसानों की फसलों की लागत मूल्य से सीधे 1.5 गुना प्राइस पे करे और इसी के साथ जो MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस का नाम बार बार आप इस आंदोलन में सुन रहे होंगे, इसका मतलब यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार तय करती है कि किसान को उसकी उपज खरीदने के बदले देने का। अगर किसान सरकारी राशन खरीद के केंद्रों तक अपनी उपज लेकर जाते हैं तो सरकार उन्हें इसी MSP के रेट पर पेमेंट देती है। इससे किसानों का फायदा यह है कि अगर बम्पर पैदावार की वजह से बाजार में किसी खास उपज के दाम गिर भी जाएं तो सरकार किसानों से MSP के रेट पर फसल खरीद लेती है और किसान बर्बाद होने से बच जाते हैं। तो किसानों की जो पूरी लड़ाई MSP को लेकर यह है कि किसान अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं और आने वाली नस्ल जो किसानी और खेती से बचकर भागना चाहती है, उसके लिए एक अच्छा साधन रोजगार का वो पैदा करना चाहते हैं। इससे पहले 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था तो वह आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हुआ था और इस आंदोलन में लगभग 32 किसान संगठनों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर आप राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चंदूनी का नाम अगर आपको याद होगा तो उस पूरे आंदोलन में ये प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के बाद बहुत सारे किसान नेताओं ने पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने चुनाव लड़ा। यूपी के पक्ष में कुछ किसान नेताओं ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ खास उपलब्धि उन्हें हासिल नहीं हुई। लेकिन ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है, यह आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नाम से इसके बैनर तले जो है कि लड़ा जा रहा है। अगर आप इस किसान मोर्चा को देखें तो KMM का गठन जनवरी 2023 में हुआ। इस संगठन को पंजाब के किसान मजदूर संघर्ष समिति KMSC के संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने बनाया है। KMSC साल 2020 के किसान आंदोलन में एक्टिव तरीके से शामिल नहीं था। इसमें कुंडली में दिल्ली सीमा पर बाकी संगठनों से अलग एक मंच बनाया था। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद KMSC ने किसानों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया है। अगर आप वर्तमान समय में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो पुराना किसान आंदोलन थे उसके काफ़ी सारे संगठन और सहयोगी
जो संयुक्त तौर पे इस संगठन के साथ नहीं थे। अगर आप मिस्टर चंदूनी के पोस्ट या उनके वक्तव्य को देखें तो वह यह तो कहते हैं कि वह जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको वो उनकी मांगों का वो समर्थन करते हैं। राकेश टिकैत भी उनके मांगों का समर्थन करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो सीधे तौर पे इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। अब देखना यह है कि किसान आंदोलन 2.0 अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सत्ता के दस्तक पर पहुंच पाता है या नहीं, या दिल्ली की सत्ता इस आंदोलन को सीमा पर ही कुचलने में कामयाब हो पाती है। आप इस पूरे आंदोलन के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, आप इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो या प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को प्रेस करके मेरा सहयोग कीजिए। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।